Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are having a good day. My name is Paramjeet. I have started this channel to share my post-graduation notes with you all so that no one faced the same problem I faced in my post-graduation. I hope you support me and like and subscribe and share my channel. I will try to teach you economics in really easy way. So today's topic is agricultural credit in India. Without wasting any time, let's get started with the video. Now, what are the sources of agricultural credit in India? इंडिया में agricultural credit क्या मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब होता है कि लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को। इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो है पुअर, तो उसकी वजह से उन्हें एग्रीकल्चर क्रेडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले पुराने टाइम में मतलब इंडिपेंडेंस से पहले शुरुआत में क्या होता था? प्राइमरी सोर्स एग्रीकल्चर क्रेडिट का था मनी लैंडर्स, मतलब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे? लोन प्रोवाइड करते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में फार्मर्स को। तो उसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे और मनी लैंडर्स उनका बहुत फ़ायदा भी उठाते थे। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, गवर्नमेंट ने ये सब देखा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? वेरियस एजेंसीज को अडॉप्ट किया, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, ताकि वो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सके और उन्हें सपोर्ट कर सके कि वो एग्रीकल्चर कर सके। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1950s और 60s में, तो हमें पता है कि उसमें जो सीड्स थी वो मॉडर्न सीड्स थी, उन्हें खरीदना पड़ता था, वो बहुत एक्सपेंसिव थी और साथ में ही हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ करना पड़ता था, वो भी हमें खरीदना पड़ता था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उन ग्रीन रेवोल्यूशन की सीड्स को उगाने के लिए। तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर क्रेडिट की इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब फार्मर्स को लोन की ज़रूरत थी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर क्रेडिट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और आज के टाइम पे मतलब अभी भी एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी कंट्री में। अब जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो तीन टाइप के होते हैं, मतलब तीन टाइप के क्रेडिट्स होते हैं। पहला तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? जैसे किसी फार्मर को फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं या वेजेस देने हैं या सीड्स खरीदनी है, तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेता है। इसे उसे आराम से 1 महीने के अंदर अंदर वापस करना होता है और नॉर्मली ये लोन तब लेते हैं जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? हार्वेस्ट करने के बाद ये लोन चुका देते हैं। नेक्स्ट इज मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन मतलब जैसे किसी फार्मर को कोई कैटल खरीदना है, पंप सेट खरीदना है, तो वो ये लोन लेता है और इसे आराम से 15 महीने के अंदर अंदर उन्हें लौटाना होता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या होता है? जैसे किसी फार्मर को अपने लैंड में परमानेंट इम्प्रूवमेंट करना है, वेल खोदना है या हॉर्टिकल्चर करना है, तो वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेता है। इसको पे करने के लिए उन्हें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया? इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट नाबार्ड प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स फार्मर को, मतलब नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो है हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। लेकिन मेनली जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो सोर्सेज हैं। पहला तो इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या आता है? कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई ग्रुप्स, आरबीआई, नाबार्ड, ये सारे के सारे किस में आता है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे मनी लैंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, रिलेटिव्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ये सब आ जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। मेजॉरिटी लोग अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही क्रेडिट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग एक तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरा सफिशिएंट टाइम भी देते हैं और कोई अलग से पेनल्टी या चार्जेस नहीं, मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करते फार्मर्स को। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स अब बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि ये एक्सप्लॉइट भी करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनका बहुत ज़्यादा होता है।
नाउ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहले आता है मनी लेंडर्स, क्योंकि इनका शेयर सबसे ज़्यादा था। 1951-52 में इनका शेयर 69.7% था, और इंडिपेंडेंस से पहले तो मेजॉरिटी पोर्शन जो क्रेडिट का होता था वो मनी लेंडर्स ही प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को। पर ये लोग क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, मैनिपुलेशन करते थे अकाउंट के साथ, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो एजुकेटेड नहीं थे। ऊपर से ये लोग फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। इसकी वजह से जो मनी लैंडर्स का शेयर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहा, और 1995-96 तक आते आते सिर्फ 7% रह गया। सेकेंड पॉइंट इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्रॉप के ऊपर क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, उन क्रॉप के ऊपर लोन देते थे, और फिर फार्मर्स को फोर्स करते थे कि मेच्योरिटी से पहले वो लोग क्रॉप इन्हें बेच दे, और फिर ये आगे बेच के उससे हाई कमीशन लेते थे। बीच में जो ट्रेडर्स का फार्म का क्रेडिट था ये इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, 5% से 8% हो गया, लेकिन उसके बाद शार्पली डिक्लाइन हुआ, 5% रह गया, और अब आज रीसेंट डेज में ट्रेडर फार्म क्रेडिट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। थर्ड पॉइंट इज रिलेटिव्स। पुराने ज़माने में भी लोग रिलेटिव से लोन लेते थे, अभी भी लेते हैं, पर अब जो है इसका रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले 14.2% होता था, अब 3% ही रह गया है, लेकिन इस पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और आप कभी भी लौटा सकते हैं। फोर्थ वन इज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का सेम सिस्टम था, मनी लैंडर्स की तरह ही ये लोग इल प्रैक्टिस करते थे, ये बंधुआ मजदूर बना देते थे, उसके बाद लेबर्स को फोर्स करते थे अपने खेतों में काम करने के लिए। पहले इनका शेयर 3.3% था, उसके बाद 14% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हो गया, मतलब 10% रह गया। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं इनको सीरियस लूपहोल फेस करना पड़ा, क्योंकि पहला तो ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे, ऊपर से ये लोग अकाउंट का गड़बड़ भी कर देते थे, और ये लोग लोन जो प्रोवाइड करते थे वो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए प्रोवाइड करते थे। मतलब जैसे किसी के घर में शादी है तो इन्होंने लोन प्रोवाइड किया, तो ये अनप्रोडक्टिव पर्पस होता था, और उसकी वजह से रीपेमेंट ऑफ लोन बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब जो लेबर्स है, फार्मर्स है, वो लोग लोन रीपे नहीं कर पाते थे, और उसकी वजह से इनको फोर्स्ड लेबर बन जाते थे, और इन्हें वर्क करना पड़ता था उन लोगों के खेतों में। Now the second type of sources are institutional sources. Institutional sources का जो मेन मोटिव होता है वो फार्मर्स को असिस्ट करना होता है, ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, और उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, मतलब अपनी इनकम को बढ़ा सके, क्योंकि जो फार्मर्स की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। ऊपर से जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उठा के उन लोगों को और ज़्यादा पॉवर्टी में धकेल दिया था। तो उसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आए, और इनका मेन मोटिव यही होता था कि ये लोग फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज कर सके और उन लोगों को हेल्प कर सके कि वो पॉवर्टी से बाहर निकले। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में पहला आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये चीपेस्ट है और बेस्ट सोर्स है रूरल क्रेडिट के लिए इंडिया में। रूरल क्रेडिट इंडिया में 86% विलेजेस को कवर कर चुका है, और 36% टोटल रूरल पॉपुलेशन को ये क्रेडिट प्रोवाइड कर चुका है। इसका जो टोटल शेयर 1996 में 60% था, और जब ये एस्टैब्लिश हुआ था 1951-52 में सिर्फ 3% इसका शेयर था। इसने अब तक 88,000 अकाउंट होल्डर्स को 6,462 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन फार्मर्स को प्रोवाइड किया है। लेकिन फिर भी अभी भी इसे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान में अभी तक ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। इसका एक नॉर्मल कॉमन सा रीज़न है, वो है डिसऑनेस्ट मेंबर्स, मतलब करप्शन है। इसकी वजह से ये अभी भी बहुत सारी स्टेट्स को कवर नहीं कर पाया है। सेकेंड इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक का मेन मोटिव था एस्टैब्लिश करने का कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करे 15-20 साल के लिए, ताकि जो फार्मर्स है अपने लैंड में परमानेंट इम्प्रूवमेंट कर पाए और पुराने ओल्ड डेप्थ को रीपे कर पाए। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक था वो 1950 और 1951 में सिर्फ 5 स्टेट्स में ही था।
लेकिन 1986 तक आते आते इसने 19 स्टेट्स को कवर किया और उसमें 2447 प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक के ब्रांचेस को एस्टैब्लिश किया। जो टोटल लोन सैंक्शनड होता था एनुअली प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक में, वो इंक्रीज हो 3 करोड़ से इंक्रीज होके 2039 करोड़ बन गया। इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को ही मिल पाया है और स्मॉल फार्मर्स को अभी तक नहीं मिल पाया। इसका मेन रीजन करप्शन है। एंड अभी एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 19 सेंट्रल और 733 प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। थर्ड इज कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का इंडिपेंडेंस के टाइम पे मार्जिनल रोल था, सिर्फ 1% क्रेडिट एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रोवाइड किया था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ विलेज अडॉप्शन स्कीम एंड सर्विस एरिया अप्रोच, कॉमर्शियल बैंक ने क्रेडिट को इंक्रीज किया, फार्मर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया और 1969 तक आते आते कॉमर्शियल बैंक जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ 44 करोड़ तक का ही लोन ये सैंक्शन कर सकते थे। लेकिन 2007 में आते आते इनका जो लोन सैंक्शन का अमाउंट था वो बढ़ के 1,40,000 करोड़ हो गया और 2006-07 में कॉमर्शियल बैंक ने रीजनल बैंक के साथ कोलैप्स होके, मतलब मिलकर, इन्होंने जो इंडिया का टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट था उसको 79.1% दोनों ने मिलके फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया। फोर्थ इज रीजनल रूरल बैंक। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में ताकि कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक को रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर पाए। 1975 से ही रीजनल रूरल बैंक जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करता है और लेबर्स को लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव कर पाए। फिफ्थ वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करता है और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट भी। जो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करता है उसे बोलता है तकावी लोन। जो ये लोन है गवर्नमेंट तब प्रोवाइड करती है जब इमरजेंसी होती है, डिस्ट्रेस होता है, लाइक फेमाइन, फ्लड आ गया, तो फिर गवर्नमेंट स्मॉल स्केल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है उस पर सिर्फ 6% इंटरेस्ट ही चार्ज करती है। 1951-52 में गवर्नमेंट सिर्फ 3% ही शेयर, मतलब क्रेडिट प्रोवाइड कर पाई थी और 1961 में आते आते 15% बढ़ा। 1990-91 में स्टेट गवर्नमेंट ने 350 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराया एग्रीकल्चर को। जो तकावी लोन है ये फेल हो गया, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है, करप्शन है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये फेल हुआ। That's all for today's video. I hope you liked the video and you understand the concept, and please support my channel by liking and subscribing and sharing my channel. And if you have any question about this topic, please comment down below. And thanks for watching. Have a nice day.